वंदे मातरम। दोस्तों, हम अगले क्लास में हमारा जो व्याकरण का टॉपिक था शब्द संरचना, उसमें उपसर्ग द्वारा शब्द रचना किस प्रकार से होती है, यानी कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग शब्द में जुड़कर नए शब्द का निर्माण किस प्रकार करता है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। यानी कि हमने अगले क्लास में जो शब्दांश शब्द से आगे जुड़कर वह नया शब्द का निर्माण करता है, यानी कि शब्द में परिवर्तन लाता है, यानी कि शब्द में नए अर्थ का बोध कराता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मूलतः हमें ऐसी बात याद रखनी है कि भाई उपसर्ग हमेशा शब्द से आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, यानी कि नए शब्द का निर्माण करता है। तो जिसके बारे में हमारी हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग थे जो हमने अगले क्लास में यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर जिसका अध्ययन किया, और साथ साथ हमारे हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा के उपसर्ग, इसके बाद अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग जो हमारी किताब में पेज नंबर 73 और 74 यानी कि 73 और 74 पेज पर दिया गया है, जो कोष्टक आपको होमवर्क में लिखकर आपको पढ़ना था, उसके बारे में आपको बताया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के उपसर्गों के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो आज हम हमारा शब्द संरचना, जिस प्रकार उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना यानी कि शब्द का निर्माण होता है, उसी प्रकार प्रत्यय के द्वारा यानी कि प्रत्यय जोड़कर भी शब्द का निर्माण यानी कि नया शब्द हम प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले में बात याद रखनी चाहिए, जिस प्रकार हमने सीखा था कि उपसर्ग जो होता है वह शब्द से आगे जुड़ता है, यानी कि शब्द से पहले जुड़ता है, और उपसर्ग जो होता है वह शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो उसी प्रकार ही हमें यहाँ केवल इतना याद रखना है कि भाई प्रत्यय, तो सामान्य रूप से प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ हम ऐसा करेंगे कि भाई साथ में चलने वाला। प्रत्यय क्या होता है? साथ में चलने वाला प्रत्यय, यानी कि साथ में चलने वाला, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो जिस प्रकार उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है, उसी प्रकार उससे विपरीत प्रत्यय जो होता है वह शब्द के बाद में यानी कि शब्द के अंत में जुड़ता है। तो सबसे पहले हमें प्रत्यय की परिभाषा समझ लेनी चाहिए, उसके बाद प्रत्यय के कुछ भेद है, जो कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, उसके कुछ अन्य छोटे छोटे जो प्रकार है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पर सबसे पहले हम ये सीख लेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का अर्थ क्या है। तो हम सबसे पहले प्रत्यय की व्याख्या हमें समझ लेनी चाहिए। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में यानी कि उसके अर्थ में विशेषता लाता है, यानी कि महत्व વધે છે, અર્થની અંદર પરિવર્તન લાવે છે, એને આપણે પ્રત્યય કહીએ છીએ। તો મિત્રો, પહેલા આપણે વ્યાખ્યા છે અહીંયા લખીએ, ત્યારબાદ પ્રત્યયના ભેદ વિશે સમજીએ। તો પ્રત્યય क्या होता है? जो शब्दांश
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। एकदम सीधी અને સરળ બાબત મિત્રો જે રીતે આપણે ઉપસર્ગની અંદર કે ભાઈ એ શબ્દ છે શબ્દના પહેલા શબ્દ જોડાયેલો તો જ્યારે પ્રત્યય છે એ શબ્દના અંતે અથવા તો उसके बाद में जुड़कर यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर या तो अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों कुछ उदाहरण लिखते हैं, जैसे लिख प्लस आवर। दूसरा उदाहरण है साचा प्लस ई। तीसरा उदाहरण है दया प्लस आलू। तो भैया दोस्तों कि भाई लिख प्लस आवर तो नया शब्द बनेगा जिस प्रकार में यहाँ पर उसका अर्थ पूरा के भाई किसी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर यानी कि लिख शब्द के अंत में आवट शब्द जुड़ा। कौन सा शब्द जुड़ा? आवट। तो पूरा शब्द अर्थ में विशेषता आ जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे? लिखावट। दूसरा शब्द है साचा प्लस ई अर्थात साची। और दया दन आलू तो दयालु। तो यहाँ मित्रों दया शब्द का अर्थ भी अलग होता है। दयालु विशेषण बन गया, दयालु तो विशेषण, दया क्या है? शब्द है। फिर साचा साची, लिख प्लस लिखावट अर्थात અહીંયા આપણે આપવામાં આવેલા આવટ ઈ અને આલુ એ શું છે? પ્રત્યય છે। કારણ કે શબ્દના અંતે જોડાઈને એના અર્થની અંદર આપણને પરિવર્તન છે એ દર્શાવે છે। એટલા માટે હવે મિત્રો આપણે યાદ રાખજો કે પ્રત્યય હંમેશા એ શબ્દના અંતમાં લાગીને અથવા શબ્દના અંતે જોડાઈને એના અર્થની અંદર વિશેષતા લાવે છે। જેવી રીતે લીખ પ્લસ આવટ यानी कि लिखावट, साचा प्लस साची अर्थात साची, दया प्लस आलू अर्थात दयालु। तो અહીંયા મિત્રો આપણે આવટ અહીંયા ઈ અને આલુ આ ત્રણે શું છે? પ્રત્યય છે। શું કામ પ્રત્યય છે? કે ભાઈ એ શબ્દના અંતે જોડાય અને એ શબ્દના અર્થની અંદર વિશેષતા લાવે છે। જેવી રીતે આપણે અહીંયાના અર્થની અંદર સંચાતો એ શું છે? પ્રત્યય છે। તો એ રીતે મિત્રો પ્રત્યયના કુલ બે પ્રકાર છે। પેલું કૃત પ્રત્યય અને બીજું તદ્ધિત પ્રત્યય। તો આપણે અહીંયા પહેલા પ્રત્યય વાંચીશું કે પ્રત્યય के पहला क्या है? कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय અહીંયા તમને એવું થશે મિત્રો કે પ્રત્યય તો શું છે? શબ્દની પાછળ લાગીને કે કૃત પ્રત્યય શું છે? તદ્ધિત પ્રત્યય શું છે? તો એની અંદર પણ આપણે થોડું પેલું તફાવત છે કે કૃત પ્રત્યય તો અહીંયા પહેલા આપણે શીખીશું કૃત પ્રત્યય। કૃત પ્રત્યય એટલે કે પ્રત્યયના કુલ બે ભેદ એટલે પ્રકાર છે। બે પ્રકાર છે। એની અંદર પહેલો પ્રકાર છે કૃત પ્રત્યય। તો સૌથી પહેલા આપણે એ સમજી લઈએ
કે કૃત પ્રત્યય કોને કહેવાય? तो आपने कही છે जो धातु अथवा क्रिया के अंत में जुड़कर, धातु क्या होता है? क्रिया, अर्थात जहां क्रिया होने का हमें बोध होता है ऐसे शब्द में के अंत में जुड़कर जब नया शब्द बनता है यानी कि नए शब्द का निर्माण होता है तब वह कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय के भी कुछ भेद है। तो यहाँ पर हम पहले कृत प्रत्यय की व्याख्या लिख लेते हैं। अर्थ कि वे जो धातु अथवा क्रिया के अंत में તમે પણ મિત્રો સાથે સાથે લખી જ લેજો, બરાબર છે? લગકર નए શબ્દથી नए शब्द की रचना करते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जब प्रत्यय तो कृत प्रत्यय से धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत यानी कि क्रिया, जो शब्द होता है, जो धातु होता है यानी कि लिख शब्द उसके बाद एक प्रत्यय लग जाए तो हम क्या कहेंगे? लेखक। तो लेखक क्या होता है? क्रिया होती है। लिख धातु है और एक प्रत्यय उसके अंत में जुड़ने से लेखक शब्द बन गया, इसलिए लेखक क्या होता है? लेखक क्रिया होता है। लिखने कौन? लेखक क्या करता है? लिखता है, और लिखने की यहाँ पर क्रिया होती है। तो कृत प्रत्यय के में कुछ भेद है। अब हम कृत प्रत्यय के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम कृत प्रत्यय कृत प्रत्ययના પ્રકારો છે કે જેવી રીતે અહીંયા પ્રત્યય છે, પ્રત્યયના બે પ્રકાર, પહેલો પ્રકાર કૃત પ્રત્યય અને બીજો પ્રકાર તદ્ધિત પ્રત્યય। એવી રીતે કૃત પ્રત્યય છે એના પણ કેટલાક પ્રકારો છે, જેનો પહેલો પ્રકાર છે કર્તુવાચક કૃત પ્રત્યય। મિત્રો પહેલા પ્રકારોની રચના આપણે સાથે સાથે અહીંયા लगता जा सकता है, समझता जा सकता। तो पहला कृत प्रत्यय के भेद, तो उसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला, कृत अर्थात कार्य करने वाला, जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है। किसका बोध होता है यहाँ पर? जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता, जहां कर्ता का बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम? कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, कर्तुवाचक कृत प्रत्यय तो इसकी व्याख्या क्या है? कृत प्रत्यय के भेद यानी कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे हम क्या
प्रत्यय कहेंगे, यानी कि कर्तृवाचक प्रत्यय। सॉरी मित्रों, यहाँ पहला व्यक्ति देखा कर्तृवाचक, पहला व्यक्ति है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कि भाई जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे प्रत्यय है तो अप पर से क्या बनेगा, लेखक, गायक, फिर दूसरा शब्द है नायक, पाठक। अर्थात ये अक प्रत्यय यानी कि कर्ता का बोध होता है। लेखक क्या करता है, लेखने का कार्य करता है, तो लेखने की क्रिया करता है, यहाँ पर लेखक कर्ता होता है। गायक तो गाता है यानी कि करता है। नायक जो अभिनय करता है, नायक पाठक पढ़ने का काम है, यानी कि कर्ता का बोध होता है। जैसे अप प्रत्यय से लेखक, गायक, नायक, पाठक, उसके बाद ना प्रत्यय से फिर अक्कर, तो भुलक्कर, धुमक्कर, क्या होगा, अक्कर से भुलक्कर, धुमक्कर, फिर आलू, लड़ाकू, उपालू, फिर आकू, लड़ाकू, फिर इस प्रकार अक से लेखक, गायक, नायक, पाठक, अक्कर से भुलक्कर, धुमक्कर, आकू, लड़ाकू, खड़ाकू। तो आ रीते मित्रों अपने पहलो प्रकार कृत प्रत्ययों कि भाई धातु अथवा क्रिया के अर्थ में लगकर नए शब्द की रचना करते हुए कृत प्रत्यय कहते। तो कृत प्रत्यय के जो पहला वेद है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है वह क्या होता है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक यानी कि लेखक, गायक, नायक, पाठक, भुलक्कर, धुमक्कर, यानी कि अक्कर और आकू। तो एक प्रत्यय लगकर हमें जिस प्रकार से कर्ता का जहाँ बोध होता है वह क्या होता है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ये रीते बीजो प्रकार अपनाना चाहिए। कृत प्रत्ययનો बीजो प्रकार है तो जन्म कर्म का बोध करने वाला कर्मवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्म का बोध कराने वाला तो कराने वाले प्रत्यय को क्या कहेंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय।
જે રીતે મિત્રો આપણે વિભક્તિ શીખી ગયા કર્તા કર્મ કરણ ये कर्ता ने कर्म के लिए यहाँ बीजों प्रकार से कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा प्रकार है, उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ओना अर्थात बिछोना, फिर दूसरा शब्द लिखेंगे खिलौना, फिर ना गाना, खाना पीना ओढ़ना, खाना पीना इत्यादि कर्म होते हैं। गाना तो कर्म होता है, ओढ़ना तो कर्म होता है, खाना पीना बिछोना। फिर तीसरा है नी तो ओढ़नी, ओढ़नी सुंघनी, क्या बनेगा ओढ़नी सुंघनी। तो ये क्या है कर्मवाचक प्रत्यय है। फिर तीसरा प्रकार देखते हैं करणवाचक प्रत्यय। तो पहले उसका अर्थ करेंगे कि भाई करणवाचक क्या होता है। तो जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप क्रिया के करण रूप यानी कि क्रिया के साधन, क्रिया के साधन बनाते हैं उसे क्या कहेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। फरी मित्रों यहाँ कि भाई करणवाचक प्रत्यय जो तीसरा जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप अर्थात क्रिया के साधन रूप बनाते हैं उसे हम करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ तो घेरा, झूला यानी कि घेरा झूला तो क्रिया के साधन है झूला। फिर ऊ अर्थात झाड़ू, फिर तीसरा न तो बेलन, फिर ढक्कन, जाड़न। यहाँ पर न प्रत्यय लगा हुआ है जो आ पर से घेरा झूला, फिर ऊपर से झाड़ू, न पर से बेलन ढक्कन जाड़ा। यहाँ दोस्तों देखिए करण की क्रिया के साधन, जो क्रिया के साधन बेलन तो क्रिया के साधन है, रोटी बनाने के लिए बेलन का उपयोग करते हैं, क्रिया के साधन है। ढक्कन जो ढक्कन यानी कि किसी प्रकार का ढक्कन, झाड़न यानी कि
झाड़ना, ये झाड़ू जो सफाई के लिए साधन है, घेरा, झूला। इस प्रकार क्रिया के रूप यानी कि क्रिया के साधन रूप बना के उसे हम कर्मवाचक रूप प्रत्यय कहते। फिर नंबर 4 भाववाचक रूप प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय। तो अर्थ इसका क्या होगा? जेन प्रत्यय से क्रिया का भाव का, जेन प्रत्यय से क्रिया के, जिन प्रत्यय से क्रिया के भाव का बोध होते हैं, बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक नाम से प्रमाणित किया कि भाई कर्म तो कर्म करण करता कि जेवं नाम से प्रमाणित એની અંદર આપણે બોધ થાય છે તે પ્રમાણે પ્રત્યય છે એ બનતું હોય છે। એવી રીતે અહીંયા ભાવવાચકને જે છે ઉદાહરણ લઈએ आवट, तो क्या होगा? लिखावट, दिखावट, दिखावट, मिलावट, क्या है? आवट यानी कि लिखावट, दिखावट। आ वस्तु मित्रों याद रखो, उपसर्ग से शब्द के आगे लगे જ્યારે लिख शब्द से એની પાછળ આવટ શબ્દ જોડાય છે તો આવટ શું થશે? એ પ્રત્યય થશે। પણ કેવું પ્રત્યય છે? ભાવવાચક પ્રત્યય છે। ત્યાર પછી આમ તો ઉડાન, થકાન, ઉડાન, थकान यानी कि उड़ान, थाकना एक भाव से, बराबर। दिखावट, मिलावट, लिखावट एक भाव से, जे भाववाचक संज्ञा છે। ત્યાર પછી આવ તો બહાવ, બચાવ, ઝુલાવ, આવ, બહાવ, બચાવ, હે ઝુલાવ। यहाँ फरी पास बोलूं छू कि भाई ત્રણે ઉદાહરણ આવડ ઉપરથી लिखावट, दिखावट, मिलावट, आन ઉપરથી ઉડાન, थकान, आव तो बहाव, बचाव, झुलाव। तो आ છે ભાવવાચક રૂપ પ્રત્યય। ત્યાર પછી મિત્રો પાંચમો અને એનો અંતિમ પ્રકાર છે જેનું નામ છે છેલ્લો પ્રકાર ક્રિયાવાચક રૂપ પ્રત્યય। શું છે? ક્રિયાવાચક રૂપ પ્રત્યય। જે પાંચમો પ્રકાર છે। क्रियावाचक प्रत्यय જેન કૃત્ય જેન પ્રત્યયો કે યોગ છે, જેન પ્રત્યયો કે યોગ છે
क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। उसे हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो मित्रों कृत प्रत्यय नो पांचमो અને અંતિમ પ્રકાર છે કે જેવી રીતે પહેલો પ્રકાર આપણે કેવો સમજ્યા કે ભાઈ કર્મવાચક ક્રિયાવાચક કર્મવાચક કરણવાચક બરાબર એવી રીતે અહીંયા પાંચમો પ્રકાર છે ક્રિયાવાચક પ્રत्यय જેના ઉદાહરણ જોઈએ આપણે જે છે ता प्रत्यय से शब्द बनेगा चलता चलता खाता पीता लिखता ये रीते बीजू उदाहरण આપણે या प्रत्यय से खाया रोया खाया रोया दिखाया सजाया और तीसरा ते प्रत्यय यानी कि चलते 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 सुनते 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 अन्य के वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया विशेषण अथवा विशेष प्रकार की क्रिया का क्रिया शब्द का निर्माण होता है कि चलता खाता पीता लिखता ये सब क्या है क्रिया અહીંયા ચાલવાની ક્રિયા ખાવાની ક્રિયા પીવાની ક્રિયા લખવાની ક્રિયા પછી અહીંયા પ્રત્યય ખાયા રોયા દિખાયા સજાયા તો બધી ક્રિયા છે એટલે ચલતે ચલતે સુનતે सुनते ये क्रिया છે જે રીતના અર્થમાંથી જીન પ્રત્યય रूप से क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है तब क्या बनता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय बनता है। तो आ रीते मित्रों અહીંયા पांचे पांच प्रकार से हमने बोर्ड पर લખાવ્યું તમારે વ્યવસ્થિત રીતે એને સારા અક્ષર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર લખી અને ખ્યાલમાં રાખવાનો એનો પહેલો પ્રકાર હતો કર્તૃવાચક કૃત પ્રત્યયની અંદર શું છે કૃત પ્રત્યયનો પહેલો કર્તૃવાચક કૃત પ્રત્યય પછી કર્મવાચક યાથી કર્મવાચક કૃત પ્રત્યય ત્રીજું કરણવાચક કૃત પ્રત્યય ચોથું ભાવવાચક કૃત પ્રત્યય અને પાંચમું આપણે જોયું ક્રિયાવાચક કૃત प्रत्यय એમના ઉદાહરણો હરચી વિશેષ તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ મિત્રો એ પેજ નંબર 76 77 ની અંદર પણ જોશો તો આ સિવાયના બીજા અન્ય ઉદાહરણો પણ તમને ઘણા બધામાં મળી રહેશે પરંતુ અહીંયા તમને એની વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણ કે ઝડપથી તમને સમજાય છે એ રીતે સરળતાથી સમજાવવા માટે તમને અહીંયા જે આપ્યું છે એટલે ટૂંકની અંદર એને લખી અને આપણું જે મૂળ હેતુ છે જે परीक्षा માટે આપણને કોઈ શબ્દ એવો પૂછવામાં આવે કે નિમ્નલિખિત શબ્દ में उपसर्ग बताइए અથવા નિમ્નલિખિત શબ્દ में प्रत्यय बताइए દાખલા તરીકે મિત્રો આપણને આવો શબ્દ બતાવો કે ભાઈ लिखावट शब्दનો शब्द में से प्रत्यय बताइए तो हम कहेंगे लिखावट क्या है लिखावट में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है आवट ये रीते यहाँ उड़ान तो उड़ान की तरफ શું प्रत्यय આવ્યું આન प्रत्यय
એમાં મિત્રો ખાલી ન લખીને ન હાલે, કારણ કે એ શેનો બોલ છે આપણને ભાવવાચક એ કૃત પ્રત્યય એટલે કે ત્યાં ભાવ થાય છે, ઉડાન થકાન એવી રીતે આવો તો બચાવો શબ્દ આપણને પૂછો તો બચાવની અંદર કયું પ્રત્યય આવશે તો આવો, એ રીતે તમે ઝડપથી પડજો. અને પ્રત્યય હંમેશા પાછળ લાગશે, છેલ્લે લાગશે કે ભાઈ અહીંયા આપણને કે આ વટ તો લિખાવટ ક્યાં પ્રત્યય લાગ્યું છે છેલ્લે. એવી રીતે અહીંયા તા ચલતા ખાતા પીતા लिखता या खाया धोया दिखाया सजाया. પછી અહીંયા चलते चलते सुनते सुनते હંમેશા પ્રત્યય છે જેમ આપણે અગાઉ સમજ્યા કે જેમ ઉપસર્ગ શબ્દની આગળ જોડાઈને નવા શબ્દનું નિર્માણ કરતો હતો તો શબ્દના અર્થમાં પરિવર્તન કરતું હતું, એ જ રીતે प्रत्यय છે એ શબ્દની પાછળ જોડાઈને અથવા તો शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है. तो આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. કૃત પ્રત્યયના મુખ્યત્વે 5 પ્રકારો વિશેનો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ કર્યો. હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણો આના પછીનો જે કૃત પ્રત્યય છે પ્રત્યયનો બીજો પ્રકાર છે તદ્ધિત પ્રત્યય. તો તદ્ધિત પ્રત્યય છે એના કુલ 9 બેઝ છે મિત્રો. કેટલા? 9 બેઝ છે. તો એ તદ્ધિત પ્રત્યયનો અભ્યાસ આપણે હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કરીશું. થેન્ક યુ.